Hello friends, I welcome you all to my lecture series of the spectroscopy. I'm your host Khushbu, and today our topic is the atomic spectroscopy. As we all know, the spectroscopy is that branch of the chemistry in which the electromagnetic radiation shows the interaction with the matter. And now we have to study about the atomic spectroscopy. Atomic spectroscopy is that spectroscopy in which there is an interaction between the electromagnetic radiation and the atoms, and the atoms should be at their lowest energy state, which we call the ground state. So the atomic spectroscopy, it deals with the interaction of the electromagnetic radiations with the atoms, which are most commonly in their lowest energy state, which we call the ground state. Atomic spectroscopy has the vast applications. It is used in the determination of the metallic elements in many industries, like in the food industry. It is used in the determination of the. Calcium, magnesium, sodium in a serum. It is used in the detection of the lead in the petrol. In the atomic absorption spectroscopy, we require the conversion of the sample into the gaseous atoms so that they can absorb the radiations. तो हमें पहले जो हमारे पास sample होता है, we have to convert it into the gaseous atom so it could absorb the electromagnetic radiations. तो इसके लिए हमें sample atomization करनी पड़ती है. इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो सैंपल होता है वो मोस्ट कॉमनली इंट्रोड्यूस होता है इन द सॉल्यूशन फेज में. तो सॉल्यूशन को क्या करते हैं, दिस सॉल्यूशन इज ड्रॉन थ्रू ए स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू ड्रॉन करते हैं हम इनको न्यूबलाइजर में. न्यूबलाइजर एक ऐसा चीज़, एक ऐसी वी कैन से इट इज़ जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को इनटू द फाइन स्प्रे में. जब ये स्प्रे में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ ब्रोकन इनटू द फाइन मिस्ट. जो ये फाइन मिस्ट होती है इट इज़ कैरी टू द एटमाइज़र. जो फाइन मिस्ट है इट इज़ कैरी टू द एटमाइज़र सच एज फ्लेम एटमाइज़र बाय ए कैरियर गैस. जब ये एटमाइज़र में पहुंच जाता है तो ये मिस्ट जो होती है ये फ्लेम के साथ क्या होता है, फ्लेम के साथ इंटरेक्ट होती है. तो जब ये फ्लेम के साथ इंटरेक्ट होती है तो वहाँ पर एक इंटेंस हीट ब्रेकअप हो जाता है, इंटेंस हीट होती है. तो जो वो ब्रेकअप करता है सैंपल जो हमारा था उसको चेंज करता है इनटू द एटम्स में. तो हमें ज़रूरत क्या थी, एटम्स की ज़रूरत थी, बिकॉज वी यूज़ हेयर सैम्पल एज द एटम एज द गैसियस सब्सटेंसेस. तो हमारे पास एटम मिल गए तो हम इसको बोलते हैं एटमाइजेशन. अगर हम बात करते हैं अब एटमाइज़र्स की जिनके थ्रू एटमाइजेशन होती है, दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ द कंटिन्यूअस एंड द डिस्क्रीट. So atomizers of two types, continuous and discrete. Continuous की अगर हम बात करेंगे, what is the continuous? In the continuous atomizer वो atomizer होता है जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एनालेट को इन द स्टडी मैनर में. हम जो एनालेट हमें वहाँ से जो मिलता है जिसकी जिसकी प्रॉपर्टीज़ जाननी है, जो कुछ भी जानना है एनालेट के बारे में, वो हम डालते हैं इनटू द कंटिन्यूअस एटमाइज़र इन अ स्टडी मैनर. अगर कंटिन्यूअस में स्टडी मैनर होता है तो डिस्क्रीट में सीधे ही डिसकंटिन्यूड होगा. तो वी कैन से डिस्क्रीट हम बोलते हैं वी इंट्रोड्यूस द एनालेट डिसकंटिन्यूअसली. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एटमाइज़र, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट. कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, एनालेट को हम वी इंट्रोड्यूस एनालेट इन अ स्टडी मैनर, एंड in the discrete we introduce the analate discontinuously. अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस. जो कॉमन कंटिन्यूस एटमाइज़र है, कॉमन कंटिन्यूस एटमाइज़र जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द फ्लेम एटमाइज़र. क्या है वो, फ्लेम एटमाइज़र. अगर हम अब बात करेंगे कॉमन डिस्क्रीट एटमाइज़र की तो वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइज़र. तो जो हम सैम्पल एटमाइजेशन क्या करती है, यहाँ पर इट लिमिट्स द एक्यूरेसी परसेशन, एंड ये क्या करती है, लिमिट ऑफ कर देती है डिटेक्शन ऑफ द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइज़र की, दैट इज़ द कॉमन
दैट इज़ अ कॉमन डिस्क्रीट एटमाइज़र। जो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजेशन जो सैंपल होता है दैट गोज़ थ्रू थ्री फेजेस, पहले क्या होता है, जो हमारे पास सैंपल होता है वी ड्राई इट। हम क्या करते हैं, in order to achieve atomization, first the sample is dried at low temperature। एक लो टेम्परेचर में क्या है, हम बहुत ही लो टेम्परेचर में जो हमारा सैंपल है वहाँ से जो हमें मिलता है सैंपल उसको ड्राई कर देते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है सैंपल, देन वी टेक दिस सैंपल, तो इस सैंपल को हम, दिस सैंपल इज एशिड इन द ग्राफाइट फर्नेस। क्या करते हैं, द सैंपल इज एशिड इन द ग्राफाइट फर्नेस। जब इसको हमने एशिड बनाया तो वहाँ पे क्या होता है, देन आफ्टर दैट इट इज़ फॉलोड बाय अ रैपिड टेम्परेचर इंक्रीज। हम फर्नेस में क्या होता है, जब ये एशिड फॉर्म में होता है फिर हम इसमें रैपिड टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं। जब इंक्रीज हो गया टेम्परेचर फर्नेस में, विद इन द फर्नेस जो सैंपल हमारे पास होता है, जो हमारे पास सैंपल होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर्स है, तो इसमें क्या होता है, एटमाइजेशन कैसे होती है, 3 फेजेस में होती है। जो हमारा सैंपल होता है उसको ड्राई करते हैं लो टेम्परेचर में, देन जो सैंपल होता है दैट इज एशिड इन अ ग्राफाइट फर्नेस फॉलोड बाय अ रैपिड टेम्परेचर इंक्रीज विद इन द फर्नेस वेयर द सैंपल बिकम्स अ वेपर। और जो वेपर्स होते हैं उन्हीं में से हमें मिल जाते हैं एटम्स। That vapors contains the atoms from the sample। Absorption जो होती है, absorption अगर हमें measure करनी होती है, we measure it above the surface, above the heated surface where the sample was atomized। अगर हम electrothermal atomizers जो होते हैं, it provides enhanced sensitivity। क्या करते हैं, they provide us enhanced जो हमारे पास electrothermal एटमाइजर्स होते हैं, दे प्रोवाइड एनहांसड सेंसिटिविटी। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, क्यों हमें ये ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सैंपल जो होते हैं दैट आर एटमाइज्ड वेरी क्विकली, बहुत कम टाइम लगता है इन द सैंपल एटमाइजेशन के, एंड इट हैज़ अ लॉन्गर रेजिड्यू टाइम कंपेयर टू द फ्लेम। जैसे हम फ्लेम, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ पे कैसे एटमाइजेशन होती है, एज कम्पेयर टू दैट जो इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर होता है इट प्रोवाइड्स एज द एनहांसड सेंसिटिविटी। क्योंकि यहाँ पर जो होता है सैंपल बहुत जल्दी एटमाइज्ड हो जाता है और यहाँ पर लॉन्गर रेजिडेंस टाइम होता है कंपेयर टू द फ्लेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं फ्लेम अब्जॉर्प्शन फ्लेम एटमाइजेशन की। फ्लेम एटमाइजेशन, फ्लेम एटमाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले बोला है कि हमारे पास जो सैंपल होना चाहिए दैट शुड बी इन द गैसियस फॉर्म। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि फ्लेम एटमाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमने सैंपल लिया होता है जो किसी भी हो सॉल्यूशन फेज में हो, क्या होती है उसकी हम न्यूबलाइजेशन कर देते हैं। न्यूबलाइजेशन जो होती है आफ्टर बीइंग न्यूबलाइज्ड, किसके थ्रू न्यूबलाइजेशन होती है, कोई गैसियस ऑक्सीडेंट होता है एंड दैट इज मिक्सड with the fuel, the sample is carried into the flame। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जब न्यूबलाइजेशन, पहले हम इतना समझ लेते हैं, जब न्यूबलाइजेशन होती है सो हम सैंपल की न्यूबलाइजेशन करते हैं, स्प्रे मिलता है, दैट स्प्रे इज कैरीड आउट टू द फ्लेम, जब ये स्प्रे फ्लेम के पास पहुँच जाता है देन वहाँ पे 3 स्टेप्स ऑकर होते हैं। जब ये स्प्रे फ्लेम के पास पहुँच जाता है 3 स्टेप्स ऑकर, और वो क्या है, दैट इज द डिसॉल्वेशन, सेकेंड इज द वॉलेटाइजेशन एंड द थर्ड स्टेप इज द डिसएसोसिएशन। अब हम बात करते हैं डिसॉल्वेशन की। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल होता है, हमें मॉलिक्यूल एरोसोल मिल जाता है जब सॉल्वेंट इवापोरेट होता है।
जब सॉल्वेंट इवापरेट हो जाता है तो हमें जब सॉल्वेंट इवापरेट हो जाता है तो हमें एरोसोल मिल जाता है, ड्राई एरोसोल। हियर इट इज़ प्रोड्यूसर। सो वी कैन से डाइसोल्यूशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर aerosol is formed or is produced when the solvent evaporate. This is the dissolution. देन क्या होता है, जो ये एरोसोल बना होता है, इट इज़ जो ये कन्वर्ट होता है टू द गैशियस मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम वॉलेटाइजेशन कहते हैं। जो ये एरोसोल होता है, एरोसोल गेट्स कन्वर्टेड, एरोसोल जो होता है, aerosol is formed into gaseous molecules. तो इसे हम वॉलेटाइजेशन कहते हैं। और जो फाइनली क्या होता है, फाइनली जो मॉलिक्यूल होता है दैट डिसएसोसिएट्स एंड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है एटॉमिक गैस। जो थर्ड वन है, जो ये गैशियस मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट होता है, मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट्स। एंड फाइनली we get the atomic gas or we get the atoms जो हमें एज अ सैम्पल यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन फ्यूल्स और ऑक्सीडेंट्स यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस द फ्लेम फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो ऑक्सीजन होता है, या फ्यूल नेचुरल गैस हम लेते हैं, वो भी लेते हैं। सो ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडेंट, और फ्यूल लेते हैं हम नेचुरल गैस। So the most common fuels and oxidants used to produce flame for absorption spectroscopy are oxygen हम लेते हैं as an oxidant। fuel क्या लेते हैं हम? fuel लेते हैं हम natural gas। So this was about the flame atomizer and the electrochemical atomizer।